हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बारे में, है ना। हम लोग पार्ट 1 फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर लिंक शो कर रहा होगा। सेकेंड जो है हमारा, फिर हम लोगों ने सेकेंड पार्ट देखा और ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट। समझ रहे हो। इस सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और क्या ऑगमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंट, फिलिप्स कर्व। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर लिंक शो कर रहा होगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का लेक्चर नंबर थर्ड। हमारा चैप्टर का नेम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये हमारा है चैप्टर के नेम। अब हमारा लेक्चर नंबर थर्ड आते हैं, ठीक है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुका है, तो पहले वो देखिए, उसके बाद समझ में आपको आएगा। ये लेक्चर नंबर थर्ड में हमको बात करना है किस चीज़ के बारे में, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। किस चीज़ के बारे में बात करना है कि महंगाई और बेरोज़गारी होने का क्या कॉस्ट है, ठीक है। क्या खर्च पड़ती है में अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ती है तो क्या खर्च, क्या कॉस्ट उसकी, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमको इस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात करना है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कैसे हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं बिना अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुए, बिना बेरोजगारी बढ़ाए कैसे हम लोग महंगाई को कम कर सकते हैं। समझ रहे हो। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विद टॉपिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला टॉपिक दैट इज कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब बेरोजगार होने का क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है बेरोजगारी होने का। तो सबसे पहला कॉस्ट है, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में ज़्यादा है। अगर पिछले वाले लेक्चर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब आउटपुट हमारा कम हो, किससे, नेचुरल लेवल से, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, नेचुरल लेवल से। हाँ या ना। जब आउटपुट हमारा इकॉनमी में कम प्रोड्यूस हो रहा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाँ या ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, बेरोजगारी ज़्यादा है, मतलब कि कंपनी जो है वो कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। हाँ या ना। कंपनी को लॉस हुआ होगा, घटा हुआ होगा, तब ना वो कंपनी निकाली होगी लेबर को। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है मतलब आउटपुट इकॉनमी में कम होगा। हाँ या ना, जीडीपी कम होगा। सो ये चीज़, पहला चीज़ कि हमारा कॉस्ट क्या है कि आउटपुट जो है वो डिक्रीज करता है। दूसरा कॉस्ट क्या है, इनकम ऑफ लेबर, इनकम, सैलरी, वेज, जो कहना है वो कहो, वो क्या होता है, कम हो जाता है। हाँ या ना। इनकम वर्कर के पास, आम लोगों के पास, अगर बेरोजगारी ज़्यादा है, लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, उनको मंथली सैलरी नहीं मिलेगी। सो इसका मतलब सेकेंड कॉस्ट, इनकम कम हो जाता है लोगों का। थर्ड कॉस्ट क्या है, इनकम कम होने के वजह से क्या होगा, हमारा जो लोग हैं वो टैक्स नहीं पेड करेंगे या टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। जितना वो टैक्स दे रहे थे अब कम हो गया क्योंकि उनका इनकम कम गया। सो टैक्स कम पे करेंगे। अगर टैक्स कम पे करेंगे तो सरकार सब्सिडी, वेलफेयर स्कीम कम लाएगी, सरकार के पास पैसा कम होगा, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, सोसाइटी के ऊपर होगा। यस और नो, समझ रहे हो क्या। अगर इनकम लोगों के पास कम होगी, टैक्स कम पे करेंगे तो सरकार के पास पैसे कम होंगे तो सब्सिडी कम देंगे तो सोसाइटी में क्या डिक्रीज होगा, ठीक है। सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं लोगों का, या पुअर जो है ऑल और वनरेबल होंगे। समझ रहे हो। तो ये चीज़। तीसरा कॉस्ट कि हमारा सोसाइटी में जो स्कीम वगैरह चल रही थी वो कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारा पुअर पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट होगा। चौथा कॉस्ट क्या है, बेरोजगार होने का।
बेरोज़गार होने का कॉस्ट है। अब बेरोज़गार हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप क्या जॉब के तलाश में रहेंगे, आप नौकरी की तलाश में रहेंगे, क्योंकि आपके पास मंथली इनकम नहीं होंगी, खाने पीने के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए इनकम नहीं होंगे, और इसका स्ट्रेस आपके ऊपर क्या होगा, आपके दिमाग के ऊपर होगा। या सुनो, इसका स्ट्रेस आपके ऊपर होगा, दिमाग के ऊपर, कि मेरे को जल्दी से नौकरी मिले, मेरे पास नौकरी नहीं है। और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो साइकोलॉजिकल फैक्टर लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है। समझ रहे हो कि नहीं, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, डिप्रेशन में लोग ज़्यादा होंगे, सोइए चुपचाप, टेंशन ज़्यादा होगा लोगों के पीछे। तो फिर से समझना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी अगर बढ़ती है तो आउटपुट क्या होगा, कम होगा इकॉनमी के अंदर। आउटपुट अगर कम होगा तो लोगों के पास इनकम क्या होगा, कम होगा। हाँ या ना, अगर लोगों के पास इनकम कम है तो लोग टैक्स क्या करेंगे, कम पेड करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या सब्सिडी सोसाइटी को क्या देगी, कम देगी। ये सुनो, और अगर इनकम कम है लोगों के पास तो उनको स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है, टेंशन लोगों को होगी। सो दैट्स द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एनी प्रॉब्लम, नो। सो दिस इज द 4 कॉस्ट। लेकिन कुछ बेनिफिट भी होता है। दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट। बट लेट्स कम टू एडवांटेज। एडवांटेज हम लोग देखते हैं कि क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, एडवांटेज हमारा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये समझो। अनएम्प्लॉयमेंट का ये एडवांटेज है कि अगर लोगों के पास जॉब नहीं है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम बैठे हुए, तुम क्या सोचोगे कि जो मेरा पहले स्किल था उस स्किल को मैं क्या करूँ, इंक्रीज़ करूँ। या सुनो, जो मेरे पास पहले स्किल था, अभी मैं बेरोज़गार बैठा हुआ, इससे अच्छा है कि मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ और न्यू जान लूँ। या सुनो, सो बेरोज़गार बैठने का फ़ायदा ये है कि स्किल हो सकता है लोगों का इंक्रीज़ हो जाए। ये सुनो, यस, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज कि बेरोज़गार होने का फ़ायदा ये है कि वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर पाएंगे। हाँ या ना, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उनके साथ अच्छे से टाइम बिता पाएंगे, अपने बाल बच्चों के साथ अच्छे से टाइम बिता पाएंगे। ठीक है, सो इस सेकेंड हमारा क्या है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हमारा क्या होगा, ज़्यादा करेंगे। यस और नो, सो दिस इज़ द व्हाट, एडवांटेज ऑफ, दिस इज़ ऑफसेटिंग। इस चीज़ को कहते हैं ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, ख़राब है, लेकिन ये ख़राब को थोड़ा सा ये अच्छा बना दे रहा है, ये दोनों इफेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, डैट इज़ व्हाट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ या ना, हाँ, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको यू बार से डिनोट किया जाता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, वहाँ आप लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो ऊपर लिंक शो कर रहा होगा, वहाँ से जाकर के आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ये समझ। ये होता है इकॉनमी के अंदर थोड़ा एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी। कोई भी इकॉनमी में ऐसा नहीं होगा कि कोई लोग बेरोज़गार होंगे ही नहीं, कुछ बेरोज़गार होंगे ही होंगे। कोई बेरोज़गार इस कारण होंगे क्योंकि उनको जॉब पसंद नहीं आया हो, कोई बेरोज़गार इस कारण होंगे उनको जितना सैलरी चाहिए उनको नहीं मिला, टाइम के हिसाब से नहीं मिल रहा। तो कुछ बेरोज़गार होंगे इकॉनमी। कितना बेरोज़गार होंगे जो इकॉनमी के लिए सही है, दैट इज़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। अब देखो, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम लोग मूवमेंट देखते हैं यूएस इकॉनमी में, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, ये हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और एक्स एक्सिस पे ईयर है। अगर हम लोग 1970 से स्टार्ट करते, 1960 से स्टार्ट करते, 1960, 1970, 1980, 1985, 1990, बाकी 2000, क्या है हमारा, ये देखना, ये ग्राफ हमको देखना है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज किया। ठीक है, तो देखो 1960 में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले वाले अगर लेक्चर देखोगे तो 1960 में हमारा क्या था, धीरे धीरे महंगाई क्या कर रही थी, इंक्रीज़ कर रही थी, इन्फ्लेशन, और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो रहा था। ये सुनो, ग्राफ हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसा 1961 से 1969 तक।
समझ रहे हो? तो क्या हुआ था हमारा यहाँ से बेरोजगारी को डिक्रीज कर रहा था, है ना, बेरोजगारी। तो यहाँ से ये नेचुरल रेट सपोज 5% है, तो ये 5% से हल्का सा ये 1960 के आसपास कुछ ऐसा रहा ग्राफ। लेकिन 1970 में क्या आया, 1970 ये पीरियड जो था बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन का पीरियड था, हाँ या ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन का पीरियड था। अब फ्लक्चुएशन का पीरियड होने के कारण क्या हुआ, हमारा क्या शिफ्ट करेगा, हाँ या ना, हमारा क्या फिलिप्स कब शिफ्ट करेगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था, फिलिप्स कब शिफ्ट करेगा, कब करेगा शिफ्ट, जब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा, हाँ या ना, कम होगा या क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा है तो क्या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ऑयल शॉक था, ऑयल शॉक के कारण फ्लक्चुएशन ज़्यादा था, तो पीसी कब शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड। पीसी कब दो इफेक्ट के कारण शिफ्ट करता था, एक तो हमारा नेचुरल हुआ, एक एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑयल शॉक के कारण क्या हुआ कि कंपनियों को बनाना महंगा हुआ, ठीक है। तो इस कारण लेबर जो है वो बेरोज़गार ज़्यादा हुए, इस कारण जो नेचुरल रेट है यहाँ पर थोड़ा 6% 7% के आसपास ये गया, कुछ ऐसा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस, ये चीज़। अब हमारा देखना, अब हमारा क्या हुआ यहाँ से, अब बात करते हैं 1980। 1980 में हमारा क्या हुआ, 1980-83 में हमारा क्या आया था, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, यस और नो? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये पॉलिसी है। और ये पॉलिसी आने के कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या हुआ, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ की। कब तक, 1985 तक नेचुरल रेट थोड़ा ऐसा रहा, थोड़ा सा इंक्रीज़ की। लेकिन 85 में हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का यूज़ किया गया था। पॉलिसी मिक्स का अगर वीडियो देखे होगे तो वहाँ पर बात किया था, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 1985 में आया पहली बार। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के कारण क्या हुआ, हमारा थोड़ा आउटपुट डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। और बाकी ये हमारा पीरियड क्या है, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड यूएस इकोनॉमी में, जिसमें क्या था, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम था, बिल्कुल, समझ रहे हो। तो इस कारण ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं, 1% आधे % का फ्लक्चुएट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये कहा जाता है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लिए सही है। लेकिन इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना कि कितना बेरोजगारी इकोनॉमी के लिए सही है, ये आसान काम नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। इकोनॉमी में कितना बेरोजगारी सही है, ये किसी के लिए आसान काम नहीं है, बहुत ही हार्ड काम है, और प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम कि हमारे इकोनॉमी में बेरोजगारी कितना होना चाहिए हमारे कंट्री के अंदर, जो सही है, जितना चलेगा, बहुत ही मुश्किल काम है, सो डिफ़िकल्ट टास्क है, समझ रहे हो। तो ये चीज़। अब बात आता है कि ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लिए कि ऐसा ऐसा मूवमेंट था। अब बात आता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को अगर कोई कंट्री कम करना चाहे, अगर कोई कंट्री चाहे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस चीज़ को अगर कम करना चाहे तब क्या इफेक्ट लाना होगा। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज कब करेगा, ये देखना। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज कब करता है, तो हमारा है कि पहला चेंज कब करेगा, जब प्रोडक्टिविटी, पहला है क्या चीज़, प्रोडक्टिविटी। जब लेबर का, जब इकॉनमी के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। अब तुम लेबर हो, तुम पहले 1 घंटे में 5 प्रोडक्ट बनाते थे, अब 1 घंटे में तुम 10 प्रोडक्ट बना रहे हो। 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम्हारा कंपनी ज़्यादा डिमांड ना करेगी, तो तुम बेरोजगार कम ना रहोगे, जिसके कारण नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना। तो पहला चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करता है, चेंज करता है। दूसरा है हमारा डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज, अच्छा, डेमोग्राफिक चेंज का मतलब क्या हुआ, डेमोग्राफिक चेंज के का मतलब हुआ कि कोई अगर कंट्री है तो उसके अंदर क्या होता है, कभी उस कंट्री में बॉयज़ की संख्या ज़्यादा हो जाती, कभी गर्ल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती या कम हो जाती। सो ये चेंज होते रहता है। कभी एडल्ट ज़्यादा रहते
कभी ओल्ड एज पीपल ज़्यादा रहते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 1970 में इंक्रीज कर रहा था ना, उसका एक तो रीज़न है ऑयल शॉक के कारण, और दूसरा हमारा रीज़न है ना कि यहाँ पर जो है वो चिल्ड्रेन, वुमेन, ठीक है, चिल्ड्रेन और वुमेन, इनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ था। चिल्ड्रेन और वुमेन का ये काम करना चाह रहे थे, ठीक है, ये काम करना चाह रहे थे और ये सक्षम भी थे काम करने के लिए, तो लेबर फोर्स में इनका पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन चिल्ड्रेन और वुमेन को नौकरी मिलना इतना आसान चीज़ नहीं था, जिसके कारण नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, हाँ या ना। तो अगर डेमोग्राफिक चेंज हुआ, चिल्ड्रेन और वुमेन जो है वो ज़्यादा लेबर वो बनना चाह रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट बढ़ेगा। सो दिस इज डेमोग्राफिक इफेक्ट, डेमोग्राफिक इफेक्ट के कारण हुआ। तो हमारा डेमोग्राफिक इफेक्ट क्या बताता है, पहला 1970 में क्या आए, चिल्ड्रेन और लेबर आए, चिल्ड्रेन और वुमेन आए, जिसके कारण हमारा क्या, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा था, हाँ या ना, हाँ। बट इन 1980 ड्यूरिंग 1985 1985 के दौरान हमारा इधर की ओर 1985-90 के टाइम क्या था कि हमारा जो था डेमोग्राफिक चेंज इस तरीके से हुआ कि स्किल पीपल, यंग पीपल ये सब का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। 1985 से 90 में क्या हुआ कि जो स्किल पीपल थे, जो हमारा क्या थे, यंग जो बच्चे थे, यंग जो जनरेशन थी, वो लेबर फोर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रही थी। अब जो स्किल है, जो यंग है, उनको नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, हाँ या ना। अगर ज़्यादा है तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। चिल्ड्रेन और वुमेन, इनको नौकरी मिलने की संभावना कम है या ज़्यादा है, कम है, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ क्या की, इंक्रीज कर दी। समझ रहे हो कि नहीं। तो हमारा प्रोडक्टिविटी के कारण चेंज कर सकता है, और क्या चीज़, हमारा डेमोग्राफिक चेंज के कारण चेंज कर सकता है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, ये दोनों इफेक्ट के कारण हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर आप पॉलिसी मेकर हैं तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आप देखना चाहते हैं कि कितना है, कम है या ज़्यादा करना है अनएम्प्लॉयमेंट या कम करना है। कैसे पॉलिसी मेकर ये समझ पाते हैं, कैसे वो एज्यूम कर पाते हैं कि हमारे इकॉनमी में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है जितना होना चाहिए या कम एम्प्लॉयमेंट है जितना होना चाहिए। समझ रहे हो। तो वो चीज़ देखने के वाले हैं कि पॉलिसी मेकर कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं कि वो ज़्यादा है या कम, किस तरीके से। तो आइए देखते हैं। पॉलिसी मेकर की नज़र से अब हमको देखना है वो चीज़। तो हम लोगों का आता है ये पॉलिसी मेकर की नज़र से अब देखना है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी के लिए होना चाहिए, ठीक है। मतलब कब चेंज करना चाहिए, कब कम करना चाहिए, कब ज़्यादा करना चाहिए, पॉलिसी मेकर कैसे जान पाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये फिगर प्राइस और आउटपुट के बीच में, दिस इज आवर एडी, दिस इज आवर एस, दिस इज आवर इनिशियल इक्विलिब्रियम E1, हाँ या ना। हाँ, ये आउटपुट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल पे y डैश है। ये हमारा इधर क्या है, प्राइस P बार है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या है, बिल्कुल आउटपुट। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अब सपोज क्या हुआ, सपोज हम लोग मान लेते हैं, लेट मानते हैं कि ये एडी कब कुछ इधर शिफ्ट कर गया डाउनवर्ड, एडी कब शिफ्ट कर गया डाउनवर्ड, समझ रहे हो, शिफ्ट कर गया, जिसके कारण क्या हुआ, अब प्राइस कितना हो जाएगा P1, आउटपुट कितना हो जाएगा Y1। तो आउटपुट क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीज हो गया, हाँ या ना। जो आउटपुट है अब न्यू, वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम,
तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि आउटपुट जो है वो कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। अगर आउटपुट कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, प्राइस भविष्य में कम होने वाला है, हाँ या ना, प्राइस भविष्य में कम होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्राइस कम है, तो एस कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, एस कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड, यस और नो, हाँ या ना, हाँ। तो प्राइस भविष्य में कम होने वाला है, कम होने वाला है, इसका मतलब क्या, कंपनी जो है वो देख रही है कि भविष्य में हमारा प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा मतलब हमारा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, इसका मतलब लेबर को निकालो, जो जॉब कर रहे हैं हमारे वर्कर जो फालतू में हैं कुछ, उनको कंपनी से आउट करो, हाँ या ना। प्राइस कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, हाँ या ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होगा, किससे, नेचुरल से, हाँ या ना। अगर आउटपुट कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं, ये चीज़। अच्छा, तो पॉलिसी मेकर जो है उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा कि एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण आउटपुट कम है और आउटपुट कम होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। उन्होंने पहले देखा कि हमारे कंट्री के अंदर बेरोज़गारी क्यों ज़्यादा है, तो उन्होंने देखा कि एग्रीगेट डिमांड ही कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, जिसके कारण आउटपुट कम है, जिसके कारण बेरोज़गारी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। तो अगर पॉलिसी मेकर चाहते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के लिए क्या करना होगा, ये जो एडी कर्व इधर की ओर शिफ्ट किया था पहले, इसको वापस से ट्रैक पे ले आना होगा, वापस से भेजना होगा, हाँ या ना। और वापस से कब आएगा, एडी कर्व कब अपवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा, जब हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होगा, चाहे मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, तब एस कब किधर की ओर, एडी कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, अपवर्ड, यस और नो। तो सरकार क्या करेगी, तो पॉलिसी मेकर है वो जा कर के सरकार को बोलेंगे कि सर बेरोज़गारी इसलिए ज़्यादा है ना क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, जिसके कारण आउटपुट कम है, इस कारण बेरोज़गारी है। तो आउटपुट को बढ़ाना होगा, लोगों का डिमांड बढ़ाना होगा। तो लोगों का डिमांड कैसे बढ़ेगा, जब उनको पैसे दीजिएगा। तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करना होगा, कैसे शिफ्ट होगा, जब आप पैसे दीजिएगा। तो इस कारण गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, या मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो जो एडी कर्व है वो वापस हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा इकॉनमी फिर जो आउटपुट है हमारा वापस ये पॉलिसी मेकर के कारण ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाएगा और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब आउटपुट यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गया, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, एडी कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, शिफ्ट किधर की ओर करेगा भैया, हमारा ये शिफ्ट करेगा राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट करने के कारण क्या होगा, हमारा लोग जो है एग्रीगेट डिमांड लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। मतलब प्राइस अभी यहाँ था, डिमांड लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करने के कारण प्राइस कहाँ, पी डैश चला जाएगा, प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कंपनी क्या करेगी, आउटपुट प्रोड्यूस करना क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। तो y1 डैश से फिर वापस ये प्रोड्यूस करना है कि नहीं, y1 से फिर से ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे स्टार्ट कर देगी प्रोड्यूस करना। और आउटपुट प्रोड्यूस करना ज़्यादा है तो क्या, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी ज़्यादा, हाँ या ना, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब क्या, नौकरी ज़्यादा लोगों को मिलेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो पॉलिसी मेकर जाके गवर्नमेंट को बोलेंगे कि सर अगर आप खर्च बढ़ाते हैं तो लोगों को डिमांड करेंगे, जिससे कंपनी प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी प्रोड्यूस ज़्यादा करेगी तो हमारा क्या चीज़, उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि बेरोज़गारी कम होगी। यस और नो, यस। सो इस तरीके से पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं या देखते हैं, समझ रहे हो, कि कब बढ़ाना है, कब कम करना है, क्या करना है। तो ये चीज़। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किसी भी इकॉनमी के अंदर कितना नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सही है, कितना बेरोज़गारी होना सही किसी भी इकॉनमी के अंदर, क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इकॉनमी के अंदर। तो कहते नहीं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितना बेरोज़गारी इकॉनमी के अंदर सही है, ये प्रेडिक्ट करना इजी बात नहीं,
डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है और कैलकुलेट एक्चुअल परसेंटेज में नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 5 से 6% के बीच में रहे, लेकिन एक्चुअल में नहीं कर सकते कि 6% ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। सो डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि हमारे इकॉनमी के लिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट सही, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज करते रहता है, हाँ या ना। तो नेचुरल रेट को वो चेंज करते रहता है, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, तो इस कारण प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हुआ, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले हम लोगों ने देखा डिसएडवांटेज, थोड़ा सा एडवांटेज देख लिया, फिर हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मूवमेंट देखा, 70, 80, 90, ठीक है। तो हम लोगों ने मूवमेंट देखा। मूवमेंट देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज करता है, तो हम लोग इफेक्ट देखा डेमोग्राफिक और हमारा क्या प्रोडक्टिविटी के कारण। और फिर हमारा आता है कि पॉलिसी मेकर कैसे वो पता कर पाएंगे कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इकॉनमी के अंदर, कम है इकॉनमी के अंदर, कब और क्या पॉलिसी अपनाएंगे, वो देखा। एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखा। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, नहीं। सो अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग का है कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग देख लिए। अब हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का क्या कॉस्ट है, महंगाई का क्या कॉस्ट है, वो देखना। अब देखो, महंगाई का कॉस्ट जो है ना, वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप जो फ्यूचर में महंगाई है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, आप उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उस चीज़ के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करता है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? यू प्रेडिक्टेड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और नॉट। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्फ्लेशन का कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, एज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं कि हमारा भविष्य में कितना होने वाला है। अगर जैसे मैंने बात किए थे पिछले लेक्चर में कि आपने एज्यूम किया सीएसके ने 200 रन मारा, अगर वो 200 रन मार देंगे तो उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन का अलग होगा, दैट इज़ एंटीसिपेटेड उसको कहते हैं। 200 आपने एज्यूम किया, 200 आपका मारा, हाँ या ना, तो उस चीज़ को एंटीसिपेटेड कहते हैं, तो उसका कॉस्ट अलग होगा। अब सपोज आपने 200 आपने माना और सीएसके ने 120 रन बनाए, तो वो क्या है, अनएंटीसिपेटेड है कि नहीं। तो एक्सपेक्टेड आपका क्या है, वहाँ पर डिफरेंट है, जो करंट में है वो एक्सपेक्टेड जो किए थे वो दोनों डिफरेंट है, तो उसमें कॉस्ट क्या होगा, अलग होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो हमारा डिपेंड करता है कॉस्ट कि आप प्रेडिक्ट कितने, आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही है या गलत। अगर आपका प्रेडिक्शन सही, क्या है हमारा, अगर हमारा प्रेडिक्शन सही, जो हमने एज्यूम किया था वही हुआ, दैट इज एंटीसिपेटेड, उस चीज़ को कहते हैं, हाँ या ना, एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। और हो सकता है हमारा प्रेडिक्शन जो भैया वो गलत, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं, तो ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये हो सकता है, चाहे आप इन्फ्लेशन का कॉस्ट डिपेंड करता है आपने प्रेडिक्ट सही किया या गलत। अगर आपने इन्फ्लेशन को सही प्रेडिक्ट किया तब क्या कॉस्ट है देखते हैं, या गलत प्रेडिक्ट किया तो तब क्या कॉस्ट है देखते हैं। अगर आपने इन्फ्लेशन को सही प्रेडिक्ट किया, दैट इज, अगर आपने प्रेडिक्ट किया दैट इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो कि पाई ई से रिप्रेजेंट होता है, अगर 10% होगा, अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 10%, ठीक है, और अभी जो इन्फ्लेशन है करंट में वो भी 10%, आपने प्रेडिक्ट किया था 10% इन्फ्लेशन होगा भविष्य में, और उस टाइम 10% ही इन्फ्लेशन रहा, 200 रन प्रेडिक्ट किया, 200 रन से इसके मारा, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमारा कॉस्ट क्या होगा ये देखना। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, मतलब प्रिडिक्टेड है कि इतना ही इंक्रीज
करना चाहिए और उतना ही इंक्रीज़ किया, तब क्या होगा? अगर आपका सैलरी है, सैलरी बात करते हैं वेज का, आप जानते कि 10% इंक्रीज़ होगा, तो कंपनी को बोलेंगे आप जो हमको 100 रुपये देते थे ना, अब हमको ये 100 रुपये की जगह हमको 110 रुपये दो, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली 10%, हाँ या ना? तो आपको कितने मिलेंगे? 110 रुपये। देखना, और आपने जो सोचा था वही हुआ कि 10% इंक्रीज़ किया, तो वैल्यू बिल्कुल हमारा परचेसिंग पावर क्या है? बिल्कुल सेम है। परचेसिंग पावर हमारा क्या है? बिल्कुल सेम। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जितना हमारे पास मनी पहले था, जितना हमारे पास इनकम था पहले, उतना ही हमारा इनकम है, सेम वैल्यू का हमारा इनकम। समझ रहे हो कि नहीं? इंक्रीज़ हुआ तब पर भी फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड था, मैंने जितना एज्यूम किया था वही चीज़ हुआ। मतलब यहाँ से हमारा जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उसको सैलरी के ऊपर, इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था कि 10% बढ़ेगा, तो कंपनी को बोले 10% बढ़ाइए भैया, 10% ही बढ़ा, तो हमारा इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इनकम बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस इन्फ्लेशन भी 10% बढ़ रहा है। इनकम बढ़ा 10% से, प्राइस भी बढ़ा 10% से, नो इफेक्ट ऑन आवर इनकम, कोई इफेक्ट नहीं है हमारे इनकम के ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। कब? जब एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन रहेगा तब हमारा इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? लेकिन ये महंगाई होने के कारण क्या हुआ? महंगाई होने के कारण क्या हुआ ये समझना। ये 10% महंगाई होने के कारण क्या हुआ? अब 10% महंगाई है, अगर आप हाथ में पैसा रखते हो, होल्ड मनी इन हैंड, अगर आप हाथ में पैसा रखते हो, महंगाई बढ़ रही है। अगर आप घर में पैसा रखते हो, महंगाई बढ़ रही, तो अगर महंगाई 10% बढ़ गई, अगर 100 रुपये आपने रखा है, तो 10% बढ़ने के कारण वो 10% पैसे को खा चुकी, उस पैसे की अब सिर्फ वैल्यू है 90 रुपये। हाँ या ना? इन्फ्लेशन क्या करती है? एक तरीके से वो इकॉनमी को खाती है, वो आपके नोट्स को खाती है। समझ रहे हो? और जैसे रस्ट खाती है आयरन में लगने के बाद, वैसे ही हमारा इन्फ्लेशन भी, वो हमारे करेंसीज की वैल्यू को खाती। तो 10% बढ़ेगा तो 100 रुपये की वैल्यू 90 रुपये हो जाएंगे। तो जो हमारा हाथ में रखने का पैसा, ठीक है, हाथ में रखना पैसा क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। अगर महंगाई बढ़ रहा है तो हाथ में पैसा रखना क्या होगा? महंगा होगा, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस और नो? यस। होल्ड मनी इन हैंड, कॉस्ट ऑफ होल्ड मनी इन हैंड व्हाट? इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब कैश हमारा रखना क्या होगा? महंगा होगा। हाँ या ना? कैश हमारा रखना महंगा होगा, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करेंगे। यस और नो? यस, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो ये चीज़ मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा कैशलेस हो, हमारा कैश में काम कम हो, हमारा ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र वगैरह सब ज़्यादा हो, है कि नहीं? ये चीज़ गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। तो यहाँ पर देखना, अच्छा, तो अगर हम लोग कैशलेस कम करना चाहते, समझ रहे हो, अगर हम लोग कैश में ट्रांजैक्शन कम करना चाहते हैं, हाथ में पैसा कम रखना चाहते हैं, तो बैंक में हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग को अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़े, हाँ या ना? हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हो सकता है हमको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़े। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करने से पहले हो सकता है बैंक का कोई चार्ज हो सकता है जो बैंक जाने में आपको जो चार्ज लगा हो। समझ रहे हो? तो अगर ये सब जो चार्ज है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं सू लेदर कॉस्ट। सू लेदर कॉस्ट। यस और नो? क्या कहते हैं? सू लेदर कॉस्ट। क्या? जो कॉस्ट कैशलेस इकोनॉमी, मतलब कैश कम करने में जो कॉस्ट लगेगा, उस चीज़ को क्या कहते हैं? सू लेदर कॉस्ट कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ, ये चीज़। अब देखो, कोई अगर आप तुम्हारा ये दुकान है, अब तुम जानते हो कि अगर मैं कैश ज़्यादा लूँगा, महंगाई ज़्यादा है, तो ये जो पैसा ले रहा हूँ उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। यस और नो? हाँ, मतलब दुकान वाला भी क्या चाहेगा? ये हमारे पास कैश ज़्यादा नहीं रहे, है कि नहीं? कैश ज़्यादा नहीं रहे, तो ये भी क्या करेगा? मशीन
हो सकता है POS जो हमारा है वो देखते हो कि शॉप पे जाते हो तो वो मशीन होता है ATM वाली, ये सुन लो, तो वो सब करेगा ताकि वो ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन ले सके, कैशलेस बना सके, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर ये सब बनाने में भी कुछ कंपनी को कॉस्ट आएगी, हाँ या ना, कैशलेस करने में इसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं, हो सकता है अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर जो इसमें कॉस्ट आता है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं मेन्यू कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट, हाँ या ना, हाँ। तो सुलेदर कॉस्ट किसे कहते हैं, जो कैशलेस इकॉनमी को, कैशलेस इकॉनमी बनाना है उसमें जो हमको कॉस्ट आएगी उसे सुलेदर कॉस्ट कहेंगे। मेन्यू कॉस्ट किसे कहेंगे, कोई अगर आपका कंपनी है, आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूं, तो इसलिए हो सकता है, इसलिए आप कंप्यूटर लाएंगे, आप अकाउंटेंट को धर सकते हैं, समझ रहे हो। आप हो सकता है कंप्यूटर पे एंट्री करने के लिए न्यू कोई वर्कर को जॉब दे, तो वो कॉस्ट, उस चीज़ को क्या कहते हैं, मेन्यू कॉस्ट। तो हमारा क्या समझ में आता है, एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन, इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन हाथ में पैसा रखना महंगा हो गया, जिसके कारण सुलेदर कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ और मेन्यू कॉस्ट हुआ। सो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज व्हाट, नो इफेक्ट ऑन इनकम बट मेन्यू कॉस्ट इंक्रीजेस एंड सुलेदर कॉस्ट इंक्रीजेस, समझ रहे हो। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया रीज़न। अब तीसरा हमारा क्या, मार्केट में इन्फ्लेशन क्या है हमारा भैया, ज़्यादा है। मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण मतलब प्राइस क्या है, वेरी कर रही है। और प्राइस वेरी करने के क्या होगा, हमारा जो इकॉनमी जो है वो इनएफिशिएंट काम करेगी, सही तरीके से काम नहीं करेगा, हाँ या ना। सपोज आपका इकॉनमी एक आयरन है, लोहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन होने के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन होने के कारण जैसे लोहा में जंक लगता है वैसे ही इकॉनमी में जंक लगेगा, और जंक लगेगा तो जो लोहा साइन करता था, ये सुनो, जो आयरन साइन करती थी वो क्या होगी, धीरे धीरे कोरोड होगी और इकॉनमी के स्पीड को कम करेगी, ये सुनो, ब्रेक लगाएगी। सो इकॉनमी हमारा इनएफिशिएंट तरीके से वर्क कर सके। सो दिस इज आवर 3 कॉस्ट ऑफ आवर व्हाट, एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। फर्स्ट मेन्यू कॉस्ट, सेकेंड सुलेदर कॉस्ट, थर्ड हमारा इकॉनमी इनएफिशिएंट वर्क करेगी, जो ये चीज़। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो बताइए एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन में इनकम कुछ कॉस्ट होता है, इनकम कम होती है या ज़्यादा होती है, तो इनकम कुछ नहीं, सेम होती एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन में, समझ रहे हो। एनी प्रॉब्लम नहीं। लेट्स कम टू अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन, इसको क्या कहते हैं, अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि 10% होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया, 15% हो गया, तो अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन कितना हो गया, एक्चुअल माइनस कितना, एक्सपेक्टेड, दैट इज 5%, हाँ या ना, हाँ। अब आपने एक्सपेक्ट किया था कि 10% इन्फ्लेशन एक साल के बाद इंक्रीज करेगा 10% महंगाई, तो आपने कंपनी के पास गए और बोले कि भैया 10% हमको ज़्यादा चाहिए वेज, ताकि हमारा परचेसिंग पावर सेम रह सके। तो कंपनी बोली अच्छा ठीक है, 10% हमारा प्राइस भी बढ़ेगा तो आपका वेज भी बढ़ा देंगे। कंपनी ने ये बात बोली, लेकिन प्राइस कितना इंक्रीज कर गई, 15%। कितना इंक्रीज कर गई, 15%। और एज्यूम कितना किया था, 10%। वर्कर का सैलरी कितना इंक्रीज किया, 10%। तो इसका कॉस्ट क्या होगा ये देखना, कॉस्ट ऑफ अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। पहला कॉस्ट क्या है, 10% ना सैलरी इंक्रीज की वर्कर का, हाँ या ना, दैट इज 100 से 110 रुपये इंक्रीज की। लेकिन एक्चुअल में करना कितना चाहिए, परचेसिंग पावर अगर सेम रखना है तो कितना करना चाहिए, 115 रुपये इंक्रीज करना चाहिए, हाँ या ना। पहले जितना 100 रुपये में हम लोग सामान खरीदते थे, अब हमको 115 रुपये की ज़रूरत, क्योंकि 15% इन्फ्लेशन है मार्केट में। लेकिन इंक्रीज कितना की, 10%, दैट 110 रुपये है। सो हमारी वैल्यू क्या हुआ, परचेसिंग पावर हमारा क्या हुआ, कम हुआ। परचेसिंग पावर कम हुआ मतलब कि हमारा जो रियल इनकम है वो हमारा क्या हुआ, कम हुआ। परचेसिंग पावर क्या हुआ, परचेसिंग पावर हमारा क्या हुआ, कम हुआ, हाँ या ना, हाँ। सो दिस इज द इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इनकम पर,
कि अगर हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ हमारा एक्चुअल में ज़्यादा है दैन एक्सपेक्टेड, तो हमारा क्या इनकम क्या करेगा, कम करेगा। यहाँ पर इनकम में कोई चेंजेस नहीं। उसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया था 10% और ये 15 की जगह हो गया 8% या 5%, एक्सपेक्ट किया था 10% हो गया कितना 5%, इफेक्ट क्या आएगा ये देखना। तुमने कंपनी को बोला 10% बढ़ेगा, कंपनी बोला ठीक है आपका 10% बढ़ाएंगे, बढ़ेगा, उसने भी यही एक्सपेक्ट किया, बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ा कितना 5%। तो कंपनी ने कितना 100 से 110 रुपये आपका हो गया, लेकिन हमारे इकॉनमी के अंदर एक्चुअल कितना हुआ 105 रुपये। तो जो वैल्यू है हमारी, जो हमारा परचेसिंग पावर है वो क्या हो गया 5% से इंक्रीज कर गया। हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं। हम सेम परचेसिंग पावर रहता अगर 105 रुपये कंपनी देती तब, लेकिन अब कंपनी कितना दे रही है 110 रुपये, तो परचेसिंग पावर हमारा क्या कर रही है इंक्रीज कर गया। तो इस कारण क्या होगा हमारा रियल इनकम बढ़ जाएगा। कब, जब हमारा अभी का इन्फ्लेशन कम हो जितना हमें एक्सपेक्ट किए थे। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। तो पहला इफेक्ट है कि इनकम हमारा कम होगा भैया अगर हमारा अभी का इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तब, पहला। अच्छा ये चीज़। अब हमारा अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का हमारा दूसरा इफेक्ट क्या है ये समझना। अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होने के कारण हमारा दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट है कि हमारा अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का दूसरा इफेक्ट है कि जितना प्रेडिक्ट की थी उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, उससे ज़्यादा कोरॉड कर रहा है, उसमें ज़्यादा रस्ट लग रहा है, तो इकॉनमी ज़्यादा धीरे होगी। ये सुन, इस कारण इकॉनमी हमारा क्या होगी इनएफिशिएंट। क्या होगी हमारी इकॉनमी इनएफिशिएंट। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं और हमारा क्या है इसका, और हमारा यहाँ पर इसका क्या है रिस्क। तो हमारा तीसरा है कि अगर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब जितना हमें एज्यूम किए से उससे ज़्यादा हमारा महंगाई इंक्रीज कर रहा है, इसका इफेक्ट समझना क्या होगा। तुमने एज्यूम कितना किया था 10% का, हुआ इंक्रीज कितना 15% का, समझ रहे हो कि नहीं, हुआ इंक्रीज कितना 15% का। अगर तुम लेंडर हो, मतलब किसी को बोरो दोगे, किसी को तुम पैसे दे रहे हो तो तुमने एज्यूम किया था कि 10% इन्फ्लेशन होगा, तो तुमने लेंड किया दैट इज 17%। मैं इंटरेस्ट रेट मारूंगा 17% का तुम्हारा, क्यों, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो 7% वो हमारा, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण यहाँ पर बेनिफिट कितना परसेंट का हो रहा था 7% का। महंगाई बढ़ने के कारण ये 17% का बेनिफिट कितना होगा 2% का। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लेंडर क्या होता है वर्स ऑफ होता है। क्या होता है वर्स ऑफ, लेंडर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लेंडर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है जो पैसा देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर बोरोवर की बात करते हैं, इन्फ्लेशन उसने क्या 10% एज्यूम किया था कि 17% पे मैं लूँगा, दैट इज़ बोरोवर को कितना परसेंट पेड करना पड़ रहा था 7% पेड करना पड़ रहा था। लेकिन 15% इन्फ्लेशन होने के कारण बोरोवर को 7% से कितना पेड करना पड़ा 2% मात्र। एक्चुअल में कितना वो पेड कर रहा है, रियल में 2% पेड कर रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ने जाने के कारण पैसे की वैल्यू कम हो गई, समझ रहे हो कि नहीं। तो बोरोवर 7% से सिर्फ इसको 2% पेड करना पड़ेगा। और लेंडर की बात करते हैं तो मिलना चाहिए 7%, मिल कितना रहा है 2%, समझ रहे हो कि नहीं। तो 7% से 2% पर लेंडर को मिल रहा है, डैट इज लॉस। बट यहाँ पर क्या हुआ गेन, हाँ या ना, लॉस हो रहा है, किसी का गेन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ वर्स ऑफ नहीं, यहाँ पर हमारा हुआ गुड फॉर वेल ऑफ कह सकते हैं, वेल ऑफ। मतलब महंगाई अगर बढ़ती है तो बोरोवर के लिए अच्छी बात है और लेंडर के लिए खराब बात है। लेकिन यहाँ से समझना महंगाई बढ़ने के कारण क्या हुआ, लेंडर का भी रिस्क है। लेंडर का क्या रिस्क है कि मेरे को कम मिलेगा। बोरोवर का भी क्या है रिस्क,
कि क्या बराबर का रिस्क है? अगर महंगाई कम हो जाएगी तो हमको ज़्यादा पेड करना पड़ेगा, यस और नो? तो अगर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन रहता है ना, तो हमारा तीसरा जो है वो तीसरा रहता है कि रिस्क इकॉनमी के अंदर ज़्यादा रहती है। महंगाई अगर ज़्यादा है तो चाहे स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, चाहे कहीं भी आप पैसे किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहती। जितना हमको गेन करना चाहिए या लॉस, जितना हमको गेन करना चाहिए उसका रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि महंगाई मार्केट में ज़्यादा है। अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, गेटिंग और नॉट? अगर एंटिसिपेटेड पता है कि हमको इतना होगा तो रिस्क तो कुछ नहीं है, हाँ या ना? अब पता अगर लेंडर को होगा कि इतना है तो 17%, 7% मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड है तो यहाँ पर रिस्क, गेटिंग और नॉट? सो थर्ड कॉस्ट इज आवर व्हाट? रिस्क। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हो, हाँ या ना? हाँ, तो ये चीज़। अच्छा, तीन कॉस्ट हो गया, दैट इज इनकम रिड्यूस होगा, इकॉनमी इनएफिशिएंट होगा और रिस्क होगा। चौथा की बात करते हैं। चौथा कॉस्ट क्या है इसका? चौथा कॉस्ट है कि इकॉनमी के अंदर महंगाई अगर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है तो इकॉनमी के अंदर क्या है? रिस्क है। तो इस रिस्क को क्या करना चाहते? कम करना चाहते। ये सुन लो, कोई भी अगर अनरिस्की, दैट इज रिस्क एडवर्स पर्सन है तो वो क्या चाहेगा? रिस्क मैं कम करूं। और रिस्क कम करने के लिए हमारा क्या आता है यहाँ से? इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स, बॉन्ड, लोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स कहते हैं कि अगर महंगाई कम होगी या ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से हमारा वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम या रियल इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? तो हमारे बॉन्ड को क्या करना? इंडेक्स करना, इंडेक्साइजिंग करना, कि महंगाई के अनुसार से हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा। अगर ज़्यादा महंगाई हो रही है तो हमारा नॉमिनल की वैल्यू ज़्यादा होगी, कम महंगाई है तो नॉमिनल की वैल्यू कम होगी। तो इंडेक्साइजिंग, इंडेक्स इस चीज़ को करने में भी जैसे इंश्योरेंस होता है वैसे महंगाई का इंश्योरेंस है तो उसका कॉस्ट होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस कॉस्ट भी है क्या है हमारा? इसका है, हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हमारा कॉस्ट होता है अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का। इंडेक्साइजिंग मतलब हमारा इंश्योरेंस कराना, क्या ये जो महंगाई बढ़ रहा है इसके खिलाफ, उसका भी कॉस्ट होता है कुछ। तो हमारा 4 कॉस्ट हुआ अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का। पहला, इनकम चेंज करेगा। अगर महंगाई अभी ज़्यादा है जितना एक्सपेक्ट किए थे तो इनकम कम होगा। दूसरा कॉस्ट, इकॉनमी इनएफिशिएंट होगा, ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा। जो हमारा इनविजिबल हैंड कहा गया था किसके? एडम स्मिथ के द्वारा, वो इनविजिबल हैंड अपने वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी क्योंकि महंगाई ज़्यादा है या कम है। समझ रहे हो? तो ये चीज़। थर्ड कॉस्ट हमारा क्या आता है? थर्ड कॉस्ट आता है कि रिस्क हमारा बढ़ेगा या कमेगा, मतलब रिस्क इन्वॉल्व होगा। अगर अनएक्सपेक्टेड है तो रिस्क रहेगा मार्केट में। और चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है यहाँ पर क्या कि हम लोग ये रिस्क को काउंटर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, दैट इज इंडेक्साइजिंग। बॉन्ड को, अपने स्टॉक को इंडेक्साइजिंग कराते हैं। किसी को लोन दे रहे हैं तो इंडेक्साइजिंग कराते हैं, तो उसमें भी कुछ कॉस्ट आता है, दैट इज। सो 4 कॉस्ट। और एंटिसिपेटेड का कितना कॉस्ट है यहाँ पर? 3 कॉस्ट। पहला मेन्यू कॉस्ट, दूसरा हमारा क्या चाहिए? सू लेदर कॉस्ट। और तीसरा हमारा क्या चाहिए? इकॉनमी थोड़ा इनएफिशिएंट वर्क करेगा। तो एंटिसिपेटेड अगर है ना तो इसका कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। एंटिसिपेटेड में कॉस्ट बहुत कम होता है, ज़्यादा इकॉनमी के लिए कॉस्टली नहीं है अगर एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है तो। बट अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन में देखना, इनकम भी कम हुआ, इकॉनमी ज़्यादा इनएफिशिएंट भी हुआ, रिस्क भी इंक्रीज़ किया और इंडेक्साइजिंग भी इंक्रीज़ किया। तो इसमें क्या होता है? अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन में इकॉनमी के लिए कॉस्ट ज़्यादा होता है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? लेट्स कम, अब हम लोग को बात करना है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हमारा हाइपर इन्फ्लेशन का क्या कॉस्ट? ठीक है, अब हमारा आता है कि इकॉनमी क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है ये देखना,
हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाइपर, हाइपर का नाम सुने हुए, वो बहुत हाइपर है। हाइपर का मतलब दिमाग से, ठीक है, मतलब दिमाग से पैदल, ये सुनो, वो थोड़ा हाइपर पर्सन। उसी तरीके से जब इकॉनमी वैसा हो जाए, समझ रहे हो, एक तरीके से कह सकते हैं कि इकॉनमी अगर वैसा हो जाए, इकॉनमी वैसा होने का मतलब, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा हो, दैट इज़ 1000% इन्फ्लेशन है, 5000%, 1,00,000% महंगाई है किसी देश के अंदर, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, 500% है, 100% है महंगाई, क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन का। जब इन्फ्लेशन बिल्कुल हद से बाहर, मतलब रस्टिंग, अगर वो आयरन है तो आयरन के ऊपर बिल्कुल रस्ट लग चुके 100%, खाता जा रहा है, दैट सिचुएशन इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन, अब बात आता है कि क्यों आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन, दैट इज रस्ट लगना, इज बैड फॉर इकॉनमी, यस और नो, बैड फॉर इकॉनमी। अब हम लोग जानते हैं कि ये खराब चीज़ है, तो ये खराब चीज़ होने के बावजूद क्यों ये इकॉनमी के अंदर होता है, खराब है। अगर तुम जानते हो वो फ्रेंड खराब है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों रहते हो, तो क्यों होता है ये समझना। जो हमारा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, जैसे थाईलैंड, ठीक है, जो भी है डेवलपिंग कंट्री, तो उनका क्या होता है डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री वो अगर बोरो करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पैसे को बोरो करना चाहते कि मैं ज़्यादा डेवलप करूँ, हाँ या ना। लेकिन बोरो करना इनको महंगा अगर पड़ रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने मतलब डेवलपिंग को अपना इंक्रीज़ करने के लिए, सब्सिडी को इंक्रीज़ करने के लिए, समझ रहे हो, तो ये फाइनेंस को बढ़ाने के लिए ये बोरो करने के बजाय क्या करते हैं, ये फाइनेंस किधर से करते हैं, प्रिंटिंग न्यू मनी, समझ रहे हो। डेवलपिंग कंट्री क्या करते हैं, एंड डेवलपिंग कंट्री अपने इकॉनमी को चलाने के लिए, ठीक है, उनको बोरो करना महंगा पड़ रहा है, या वो बोरो नहीं करना चाहते, अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहते, तो वो क्या करते, अपने मनी को प्रिंट करते। मनी को प्रिंट करेंगे मतलब मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करेंगे तो लोगों के पास पैसा क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनकम। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाँ या ना, हाँ। तो इस तरीके से क्यों हाइपर इन्फ्लेशन का केस आ जाता है, जब कोई भी हमारा डेवलपिंग कंट्री है वो अपने इकॉनमी के अंदर काम चलाने के लिए, ठीक है, तो वो अगर फाइनेंस अपना वो कर रहे हैं, प्रिंटिंग न्यू मनी, तो जिसका कारण प्राइस बढ़ते जाता है। क्यों प्राइस बढ़ा, क्योंकि पैसे छापना स्टार्ट किए, फाइनेंस करने पैसे छापे, जिसके कारण लोगों का इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा। और प्राइस बढ़ना मतलब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और धीरे धीरे इतना बढ़ेगा कि इस चीज़ को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाँ या ना, हाँ। अब बात आता है हाइपर इन्फ्लेशन का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का कॉस्ट क्या, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का कॉस्ट क्या है, सोचो। अब तुम अगर इंडिया के, सपोज तुम इंडिया के अंदर हो, ठीक है, अब इंडिया के अंदर अब तुम देख रहे हो कि इंडिया के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, नहीं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि हमारे कंट्री के अंदर की कोई भी वैल्यू है, मतलब हमारे जो करेंसी है या कुछ भी है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि सरकार ज़्यादा नोट प्रिंट कर रही है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये करेंसी को हम लोग कन्वर्ट कर ले डॉलर, यूरो, हाँ या ना, पाउंड, स्टेलिन, उस चीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ये सुनो, इंटरनेशनल करेंसीज में। तो हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग अपने करेंसीज को डॉलर, पाउंड वगैरह सब में कन्वर्ट करके दूसरे देश में इन्वेस्ट करेंगे, या अपने पास डॉलर, पाउंड वगैरह सबकी बढ़ा देंगे, ये सुन लो।
समझ रहे हो कि नहीं? तो पहला हमारा कॉस्ट है कि ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ने के कारण हमारे करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जिसके कारण जो भी लोग हैं वो सोचेंगे कि मैं फॉरेन करेंसीज को खरीदूँ, अपने करेंसीज की जगह फॉरेन करेंसी कर दूँ, ताकि हमारी करेंसी तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इससे अच्छा है वो करेंसी खरीद कर रखो। तो इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर अपनी करेंसीज की सप्लाई क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सप्लाई क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हाँ या ना? सप्लाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे। और कहाँ जा रहे हैं, हमारे देश से बाहर जाना स्टार्ट क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। इस केस को क्या कहते हैं, फॉरेन आउटफ्लो, दैट इज फाइनेंशियल इन आउटफ्लो, हाँ या ना? हमारे कंट्री से ज़्यादा जाएगी। तो पहला कॉस्ट हमारा आता है कि फाइनेंशियल आउटफ्लो ज़्यादा होगा हमारे कंट्री से, यस और नो? पहला कॉस्ट। या जो रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करने में जो चार्जेस आ रहे हैं, जो दलाल चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्रोकर्स चार्ज कर रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट इसके अंदर। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहला चीज़ ये कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट क्या है? दूसरा कॉस्ट है कि महंगाई इंक्रीज़ कर रही है। अब बताओ, महंगाई इंक्रीज़ करना बोरोवर जो लोन लिए उसके लिए अच्छा बात है या ख़राब बात है? तो उनके लिए अच्छा बात है, मतलब जो लेंडर है उनके लिए क्या है, बुरा बात। तो वैसे ही अगर बात करते हैं ये टैक्स पेड कौन करते हैं भैया टैक्स को, बताइए? कंज्यूमर करते हैं। और रिसीव कौन करते हैं, दैट इज गवर्नमेंट करती, हाँ या ना? तो अगर हमारा मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे बोरोवर वहाँ पर पेड करता है लेंडर को, वैसे ही यहाँ पर कंज्यूमर टैक्स को पे करता है, जस्ट लाइक अ बोरोवर। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो कंज्यूमर जो है उनके लिए अच्छी बात है, हाँ या ना? उनके लिए अच्छी बात है, बिकॉज कंज्यूमर इज जस्ट लाइक अ बोरोवर इन दिस केस, यस और नो? हाँ, गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक अ लेंडर। इनके लिए क्या बात है, खराब बात है, और इनके लिए क्या बात, अच्छा बात है, हाँ या ना? अब जान रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है, डेली जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस कारण ये जो बोरोवर है वो क्या सोचेंगे कि महंगाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में क्या करेंगे, ये अपने पेमेंट जो है वो टैक्स देना डिले करेंगे, हाँ या ना? टैक्स देना डिले करेंगे, और डिले करेंगे तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। क्या होगा, टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कम रिसीव होगा, यस और नो? टैक्स कम रिसीव होगा तो सोसाइटी के ऊपर जो वो देना चाहती है सब्सिडी, ये सब, तो वो क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज हमारा गवर्नमेंट के पास टैक्स क्या होगा, कम होगा। और थर्ड इफेक्ट इज हमारा सोसाइटी को गवर्नमेंट कम रेवेन्यू प्रोवाइड कर, कम सब्सिडी दे पाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट, हाइपर इन्फ्लेशन। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना कि हाइपर इन्फ्लेशन का क्या कॉस्ट है, किसे कहते हैं, क्यों होता है? गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब हमारा इसके अंदर आता है लास्ट टॉपिक। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है आज का, कि महंगाई है। महंगाई को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर क्या काम करे ताकि हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, क्या काम करें, ठीक है? अब जो क्वेश्चन आता है वो है हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कैसे हम लोग महंगाई को कम करें, कैसे हम लोग जंक लगने से ऋण को बचाए, यस और नो? कैसे बचाए? तो हम लोग कैसे बचाते हैं, जब पेंट करते हैं ऋण को तो वो बचता है, हाँ या ना? हाँ, उसी तरीके से इकॉनमी में कुछ करना होगा, ठीक है? तब हमारा इकॉनमी स्टेबल हो पाएगी। समझ रहे? तो कैसे हम लोग कंट्रोल करें इन्फ्लेशन को? तो सबसे पहला बात आता है, इन्फ्लेशन आया था कहाँ से आया था, ओरिजिन कहाँ हुआ था इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन का ओरिजिन होता है कि जब मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होता। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब नए नोट जो है गवर्नमेंट वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, ठीक
ठीक है। मतलब हमारे मार्केट के अंदर जब पैसा प्रिंटिंग या पैसा ज़्यादा हो जाए, रियल मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तब ना लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा। तो स्टार्ट हुआ था कहानी यहाँ से कि मनी सप्लाई हमारा क्या होता है इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा होता, तब क्या आता है इन्फ्लेशन आता है। तो इस मनी सप्लाई को हमको क्या करना होगा, अगर इन्फ्लेशन को अगर रोकना है, कंट्रोल करना है, तो इस मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। पहला टारगेट, हाँ या ना, मनी सप्लाई को कम करो, दैट इज आवर टारगेट, एम, कि भैया महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम करो, हाँ या ना, हाँ। अच्छा, मनी सप्लाई कम करने के कारण क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये देखना, मनी सप्लाई कम हुआ, लोगों के पास इनकम कम हुआ, लोग डिमांड कम करेंगे, हाँ या ना, जिसके कारण प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो कंपनी आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगी, और आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, हाँ या ना, समझ रहे हो। तो हमारा एम तो ये है कि मनी सप्लाई कम करो, लेकिन हमारा जो आता है दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस हमारा क्या होगा, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्यों हमारा बढ़ेगा, मनी सप्लाई को हमको कंट्रोल करेंगे तब हमारा इन्फ्लेशन कम होगा। समझ रहे हो, कम अगर इन्फ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा था, हाँ या ना, हाँ। तो बात आता है यहाँ पर पॉलिसी मेकर कैसे करें, कैसे जो इनके सामने वो डायलेमा है कि अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, कैसे इस डायलेमा को कैसे वो सॉल्व करें, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल पॉलिसी मेकर। सो लेट्स कम, कैसे पॉलिसी मेकर हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फिलिप्स, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑगमेंट फिलिप्स कर्व, ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंट फिलिप्स कर्व। इसका इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं बताइए, दैट इज एक्चुअल इन्फ्लेशन माइनस व्हाट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस एच, और हमारा यहाँ से ये क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज आवर इक्वेशन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था। समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए बोला हूँ कि पिछला लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर देखने से पहले, समझ रहे। तो ये चीज़ है हमारा। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि ये जो एक्चुअल इन्फ्लेशन हो वो कम हो, क्या हो हमारा, कम हो। जितना लोग सोच रहे हैं, लोग अगर सोच रहे हैं 10% इन्फ्लेशन है होगा भविष्य में, तो हमको इन्फ्लेशन कम करना है 5% एक्चुअल, पाई ई, हाँ या ना। अगर ये होगा तो ये देखना, अगर पाई ई का वैल्यू अगर बड़ा करना है तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑगमेंट क्या कहता है, हमारा एक्सपेक्टेशन कहता है ये अगर 10% और ये हमको 5% करना है, तो इधर का वैल्यू क्या है, -5%, -5%। इधर क्या है, -h है। अब इधर क्या है, हमारा माइनस है, तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए इधर भी क्या करना होगा, माइनस लाना होगा। अगर माइनस लाना है तो ये माइनस तो बाहर है, तो अंदर क्या आना चाहिए, ये चीज़ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा, जब u बार का, जब पॉजिटिव कब आएगा, जब u का वैल्यू बड़ा होगा u बार से, ये आगे वाला बड़ा होगा पीछे वाला, तब क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, सो दैट्स वाई नेगेटिव आए। समझ रहे हो कि नहीं। सो इससे क्या पता चलता है कि अगर ये ऐसा रहा तो हमारा इधर u का वैल्यू बड़ा होगा u बार से। u क्या है यहाँ पर, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ा होगा किससे, हमारा एक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट, जितना एक्सपेक्ट किए। मतलब अगर हमारा यहाँ क्या हुआ, अगर हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन को कम करना है एक्सपेक्टेड से, एक्चुअल को कम करना है इन्फ्लेशन को एक्सपेक्टेड से, तो हमारा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, नेचुरल्स। समझ रहे हो कि नहीं। सो देयर इज़ ए पॉलिसी डायलेमा। इस डायलेमा को सॉल्व कैसे करें, क्या करें ये समझना, क्या करें जो इसका इफेक्ट कम हो सके, तो क्या करें ये समझना, इस इक्वेशन ने हमको बताएगा। अब ये लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 5% हमारा 10% इन्फ्लेशन होगा, ठीक है नहीं, हाँ क्या होगा, हमारा इकोनॉमी के अंदर 10% इन्फ्लेशन होगा, ये चीज़।
अगर हम लोग ये जो लोग एक्सपेक्टेड सोचे हैं इसको अगर 7% कर दें, दैट इज़ कम कर दें, तो ये जो है हमारा माइनस का वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ 2%। हाँ या ना? हाँ। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड का वैल्यू कम करते हैं तो हमारा जो इफेक्ट है, अगर एक्सपेक्टेड का किसी भी तरीके से, अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मतलब लोगों को भरोसा दे कि आने वाले टाइम में हमारा जो है इन्फ्लेशन कम होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 10% नहीं 7% होगा, अगर ये लोगों को भरोसा देंगे तो हमारा जो इफेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट कम डिक्रीज होगा। हाँ या ना? अनएम्प्लॉयमेंट कम डिक्रीज होगा। हाँ या ना? गेटिंग और नॉट? दैट इज अगर एक्सपेक्टेड है ज़्यादा महंगाई इंक्रीज नहीं करेगी, अगर ज़्यादा ही महंगाई इंक्रीज नहीं करेगी तो ज़्यादा जॉब लॉस नहीं होगी। हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते। तो अगर हमको इन्फ्लेशन को कम करना है तो एक्सपेक्टेशन ऑगमेंट मॉडल कहता है कि हमको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम करना होगा। हाँ या ना? एक्चुअल कितना है 5%, लोग एक्सपेक्ट किए 10%, तो कितना हुआ 5% हमारा है जो हमारा अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है। इस एक्सपेक्टेड का वैल्यू अगर हम लोग कम करते, इन्फ्लेशन जो लोगों को भरोसा दे कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन 10% नहीं 7% होगा, तो ये अगर करते हैं तो अगर इन्फ्लेशन भविष्य में कम होगा तो बेरोजगारी क्या होगा, कम होगा। है ना? इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज कर रहा है भविष्य में थोड़ा सा तो बेरोजगारी क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। गेटिंग और नॉट? यस और नो? यस। सो दिस इज द इफेक्ट। तो हमारा जो टारगेट था इन्फ्लेशन को कम करना, ठीक है, कम करना, वो टारगेट कहाँ पर आकर के गिरा, ये है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम करो। हाँ या ना? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम करो तो ओवरऑल हमारा ये इन्फ्लेशन कम होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम इंक्रीज होगा। हाँ या ना? हाँ। सो हमारा एक्सपेक्टेड को कम करो। सो दिस इज मतलब अब हमारा है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम करना होगा, तब पॉलिसी मेकर जो है वो अपने उनका जो पॉलिसी है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लोगों को भरोसा दे कि 10% नहीं 7% इंक्रीज होगा तो लोगों की जॉब कम जाएगी, बेरोजगारी कम होगी, तो इस तरीके से पॉलिसी मेकर कर सकते। तो देखो, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम करना है, इसको एक नहीं सभी कोई अलग अलग तरीके से कहे। सबसे पहला क्लासिकल कहे। क्या बोले क्लासिकल? क्लासिकल ने बोला कि अगर हम लोग लोगों को अगर भरोसा दे किसी भी तरीके से कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कम होने वाला है, अगर हम लोग लोगों को भरोसा दे कि आने वाले टाइम में महंगाई कम होने वाला है, तो हमारा तुरंत क्या चीज़, तुरंत जो है हमारा इकॉनमी जो है, इन्फ्लेशन मतलब हमारा इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर महंगाई को कम करना है, मनी सप्लाई कम करेंगे जिसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट अगर कम करना है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम करना है, मतलब लोगों को भरोसा दो, और ऐसा भरोसा दो कि तुरंत इकॉनमी स्टेबल हो जाए। तो क्लासिकल कहे कि अगर भरोसा हो जाता है लोगों को तो इकॉनमी तुरंत स्टेबल हो जाएगा, इन्फ्लेशन तुरंत चला जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यस और नो? दिस ये कौन कहे? क्लासिकल कहे। लेकिन किनियंस क्या कहे? हमारा किनियंस क्या कहे? किनीशियंस बोले, ये हमको बोले कि क्लासिकल की हम लोग पहले लेक्चर में बात किए थे कि प्राइस और वेज फ्लेक्सिबल होने के कारण, शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन, फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण तुरंत इकॉनमी स्टेबल हो जाएगा। शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, ये चीज़ होता है क्लासिकल में। लेकिन किनियंस के केस में क्या जानते हैं? प्राइस हो चाहे वेज हो, ये क्या होता है? रिजिड होता है। किसमें? शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबल होता है। तो वो तो किनियंस का कहना है कि आराम से प्राइस और वेज को चेंज नहीं कर सकते। क्या इकॉनमी के अंदर एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इकॉनमी के अंदर लेबर यूनियन होता है, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। प्राइस और वेज शॉर्ट रन में क्या होता है? रिजिड होता है, और रिजिड होने के कारण, ठीक है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होने के कारण हम लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं दे सकते, तुरंत लोगों को भरोसा नहीं दे सकते कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कम होगा।
या ज़्यादा होगा, तुरंत भरोसा नहीं दे सकते। तो हमारा क्या बोले, किनियंस कहे कि ये जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है पाई, इसको करने में कुछ टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होगा। समझ रहे हो, ये यहाँ पर क्या इंस्टेंट तुरंत हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, इन्होंने बोला। समझे, मतलब हमारा जो इन्फ्लेशन है ये मार्केट के अंदर वो तुरंत के तुरंत कम नहीं होगा, इसका इफेक्ट जो है वो तुरंत के तुरंत कम नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 साल लगेगा, स्लोली धीरे धीरे कम हो। वाई? क्योंकि प्राइस और वेज हमारा क्या होता है यहाँ पर रिजिड होता है, चेंज नहीं होता है ज़्यादा। सो दैट इज़ द इफेक्ट कि हमारा क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, स्लोली हमारा इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। समझ रहे हो कि नहीं? कौन बोले? किनियंस बोले। अच्छा, किनियंस हमारा ये बात बोले। अच्छा, और हमारा कोई बोले, और हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बारे में कोई बोले, देखते हैं और हमारा कौन बोले। अब हमारा आता है तीसरा आता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कब कम होगा। तो आता है रेपुटेशन, ठीक है, क्या आता है, रेपुटेशन या फिर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अगर जो सेंट्रल बैंक है, जो सरकार है, ठीक है, उनका अगर रेपुटेशन अच्छा है, उन पर अगर लोग भरोसा करते हैं, अगर जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अभी अगर बात करें शक्ति मोहन जो दास हैं हमारे RBI जो गवर्नर हैं, उन पे अगर लोगों का भरोसा है कि नहीं, जो वो कहते वही होता है, जो वो नहीं कहते हुए हैं वो नहीं होता। अगर उनका क्रेडिबिलिटी अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, तो अगर उन्होंने बोला कि जैसे कि RBI के शक्ति मोहन दास ने कुछ दिन पहले, 5 से 10 दिन पहले, उन्होंने MPC की बैठक में बोला कि क्या आने वाले टाइम में हमारा महंगाई को कम करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके। बोले कि नहीं बोले? हाँ बोले। अगर उनका क्रेडिबिलिटी अच्छा होगा, रेपुटेशन अच्छा होगा, तो लोग जो है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या एज्यूम करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। अगर क्रेडिबिलिटी अच्छा होगा तो जो उन्होंने कहा RBI शक्ति मोहन दास ने 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन पहले, लगभग ये 14 या 13 अप्रैल को जो बैठक हुआ था उसमें उन्होंने बोला, ठीक है, कि हम लोग को इन्फ्लेशन को कम करना। तो उनका रेपुटेशन अगर अच्छा होगा तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रिड्यूस क्या करेगा, कम करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के क्या अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं ज़्यादा होगा, थोड़ा सा, क्योंकि एंटीसिपेटेड हो गया। जो बोले शक्ति मोहन दास की कम होगा तो लोगों ने कम कर लिया, अपना 7% कर लिया और 7% हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो एंटीसिपेटेड हो गया। तो एंटीसिपेटेड होने के कारण क्या होगा, हमारा कम लॉस होगा, कम कॉस्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर। समझ रहे हो कि? तो ये रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी ये बहुत ही बड़ा फैक्टर। 1970 के टाइम में क्या हुआ था, जो हम लोगों ने बात किया था, 1970 के टाइम में ऑयल शॉक आया। 1970 से 80 के बीच में 2 ऑयल शॉक आया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था इकोनॉमी में, जिसके कारण गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के ऊपर ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करते थे। रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी उनका क्या था, ख़राब था 1970 के। इसके कारण क्या हुआ, लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा कह रहे थे, कि ज़्यादा वो एज्यूम कर रहे थे। ज़्यादा एज्यूम करने के कारण क्या होगा, बेरोज़गारी ज़्यादा होगी। कब? 1970 के टाइम USA में। लेकिन 1979 में हमारा पॉल वॉल्गर, ठीक है, कुछ ऐसा नेम है, जो वहाँ का फेड का चेयरमैन बने 1979। उन्होंने धीरे धीरे तुरंत तो कोई क्रेडिबिलिटी या रेपुटेशन कोई नहीं बनाता, भरोसा जीतने में टाइम लगता है। तो उन्होंने 2-3 सालों के बाद लगभग 1983 में उन्होंने भरोसा जीता। भरोसा जीतने के कारण जो उन्होंने कहा एक्सपेक्ट लोगों ने वही किया और कॉस्ट हमारा कम हुआ ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। समझ रहे हो? तो अगर क्रेडिबिलिटी अच्छा है, अगर अच्छा है तो एक्सपेक्टेड जो ये बोल रहे हैं वही एक्सपेक्टेड करेंगे लोग, जिसके कारण एंटीसिपेटेड, जिसके कारण कॉस्ट कम। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन ख़राब है सरकार की, सेंट्रल बैंक गवर्नर की, तो लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि ज़्यादा करेंगे, कि ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, ज़्यादा महंगाई होगा, कम महंगाई होगा, जिसके कारण हमारा अनएंटिसिपेटेड आएगा इकोनॉमी के अंदर, जो सोचा था वो नहीं होगा। समझ रहे हो? और जिसके कारण क्या, हमारा इफेक्ट कॉस्ट हमारा इकोनॉमी को ज़्यादा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो दिस इज द ओवरऑल कॉस्ट।
तो हम लोगों का क्या, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो मनी सप्लाई कम करना। मनी सप्लाई कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसको अगर इसका इफेक्ट को कम करना है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी कम करना पड़ेगा। जो लोग एज्यूम कर रहे हैं इन्फ्लेशन, उसको कम करना हो। इस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम करना है तो क्लासिकल बोले तुरंत कर सकते। अगर लोगों को तुरंत बता दे कि आने वाले टाइम में कम होने वाला है तो तुरंत हो सकता है इकॉनमी स्टेबल। क्लियंस बोले नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर प्राइस और वेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी अगर अच्छा है तो आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो आप कह रहे हैं कि कम होगा तो कम होगा, तो हमारा इफेक्ट जो है, कॉस्ट है, वो कम होगा। यस और नो? सो दिस इज द इफेक्ट। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। अच्छा, एक और है, इसमें 3 हो गया, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कैसे कम करें, 3 चीज़। अब चौथा अगर है, चौथा ये क्या है कि 1970 में क्या था कि यूएसए में जो था हमारा इन्फ्लेशन बहुत था, दैट इज़ बहुत नहीं, उस टाइम 5% थी। कितना थी? 5% थी यूएसए में इन्फ्लेशन 1970 में। तो जो गवर्नमेंट थी उनको लगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइस कंट्रोल किया। क्या किया? प्राइस कंट्रोल किया। सरकार ने प्राइस कंट्रोल किया, मतलब इसका इतना ही प्राइस हो सकता है, इसका इतना ही में आप बेच सकते हैं, समझ रहे हो? प्राइस कंट्रोल किया सरकार ने, ताकि महंगाई ज़्यादा इंक्रीज नहीं करे। अच्छा, तो प्राइस कंट्रोल किया, तो क्या इससे इन्फ्लेशन रुक जाएगी? बताइए आप। सरकार आई और कंपनी को बोली आप इससे ऊपर नहीं बेच सकते, तो क्या इससे महंगाई इकॉनमी के अंदर कम हो जाएगी? बताइए। तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा, कुछ 10 दिन 15 दिनों के लिए हो सकता है कि कम हो महंगाई प्राइस कंट्रोल करने का, लेकिन ये प्राइस कंट्रोल करने के कारण क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगा। लोग डिमांड क्या करेंगे? ज़्यादा कर रहे हैं प्रोडक्ट का, जितना सप्लाई है। सरकार ने प्राइस कंट्रोल किया, प्राइस कंट्रोल करने के कारण क्या हुआ? सप्लाई क्या कर दी कंपनी? ज़्यादा कर दी। लोग डिमांड क्या करेंगे? ज़्यादा, जिसके कारण क्या होगा? शॉर्टेज होगा। जैसे बात करते हैं रेंटिंग में, सरकार अगर आए और अगर कंट्रोल करे कि नहीं इतना ही रेंट का प्राइस होगा, तो क्या होगा? लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे घर का कि इतने प्राइस पर मेरे को ज़्यादा चाहिए। सप्लाई क्या होगा? कम होगा। हाँ, हाउस जो है वो क्या कम होगी इकॉनमी के अंदर, जिसके कारण क्या होगा? शॉर्टेज। और शॉर्टेज का इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर? जैसे हम लोग पढ़े थे कि रेंट में, वहाँ पर क्या इफेक्ट होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा, भीड़ लगेगा, और क्या क्वालिटी हो सकता है घर का डिक्रीज हो जाए। तो ये सब इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा? शॉर्टेज होने के कारण जितना सरकार यहाँ सोच रही थी वो ब्लैक में प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट होगा और प्राइस इंक्रीज करेगा। और जो सरकार का एम था कि हमारा इन्फ्लेशन को कम करना है, रेगुलेट करने के कारण ही यहाँ पर क्या हुआ? इन्फ्लेशन और बढ़ गया। यही हुआ 5% से 15%। समझ रहे हो किस तरीके से बैड तरीके से किया गया? उन्होंने सोचा कि अगर मैं प्राइस कंट्रोल करता हूँ तो लोगों के पास भरोसा जाएगा कि आने वाले टाइम में प्राइस कम होगा, तो जो कॉस्ट है वो कम होगा, ये सोची थी सरकार। लेकिन प्राइस कंट्रोल करने का इफेक्ट क्या हुआ हमारा कि शॉर्टेज क्रिएट हुआ। शॉर्टेज के कारण प्राइस अल्टीमेटली वो इंक्रीज होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जिसके कारण इन्फ्लेशन हमारा 5% से 15% होगा। सो दैट इज़ द बैड थिंग। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर पैसा ज़्यादा था, इनकम ज़्यादा था, जिस कारण लोग डिमांड ज़्यादा की तो प्राइस ज़्यादा हो गया। हाँ या ना? तो क्या सही चीज़ था? सही चीज़ था कि आपने प्राइस कंट्रोल तो किया, प्राइस कंट्रोल किया, दैट इज़ प्राइस कंट्रोल करने के कारण सप्लाई हल्का कम हुआ। समझ रहे हो? लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, जिसके कारण शॉर्टेज क्रिएट हुआ। तो इस शॉर्टेज को अगर हटाना है तो लोगों के पास इनकम को कम करना होगा। हाँ या ना? हाँ। अगर इनकम को कम करना होगा तो कौन सा पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी प्लस कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी प्लस कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके हम लोगों के पास इनकम को क्या करेंगे? कम करेंगे। और अगर लोगों के पास इनकम कम होगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा।
और सप्लाई भी हमारा प्राइस कंट्रोल करने के कारण कम होगा, और जिस कारण हमारा इकोनॉमी के अंदर प्राइस जो है वो सेम। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने पहला तो किया, प्राइस कंट्रोल किया, जो कि गलत बात है। और साथ ही साथ ये प्राइस कंट्रोल के साथ साथ क्या यहाँ पर अपनाया था, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी प्लस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी 1970 में। समझ रहे हो? जिसके मतलब एक्सपेंशनरी मतलब ज़्यादा मनी है मार्केट के अंदर, लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, जिसके कारण डिमांड है, लोग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा शॉर्टेज होगा, ज़्यादा महंगाई होगा। सो दिस इज फेल्यूर, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी क्लब प्लस कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी अपनाना चाहिए था। समझ रहे हो? इसके कारण क्या होता, डिमांड लोग, इनकम कम होता लोगों के पास, डिमांड लोग कम करते तो सप्लाई इज इक्वल टू शॉर्टेज नहीं होता तो प्राइस सेम होता। सो इस तरीके से इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते। सो हमारा फोर्थ स्टेप आता है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को अगर कम करना है ना, तो हम लोगों का चौथा आता है कि प्राइस कंट्रोल लगाओ, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, जिससे लोगों को भरोसा होगा कि अच्छा आने वाले दाम में इतने में हम खरीदेंगे, महंगाई कम हो। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी प्लस कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी, इसका इस्तेमाल करो ताकि लोगों के पास इनकम कम हो, डिमांड ज़्यादा ना हो, शॉर्टेज क्रिएट नहीं। समझ रहे हो? सो इस तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से? पहला हमारे यहाँ एक क्लासिकल, उन्होंने क्या बोला कि हाँ तुरंत हम लोग कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेज प्राइस फ्लेक्सिबल होता है। अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हम लोगों को भरोसा दे आने वाले टाइम में कम होगा, तो तुरंत हम लोग इकोनॉमी को सही कर सकते। किनियन साहब वो बोले नहीं, तुरंत नहीं हो सकता, स्लोली हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल इतने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वेज और प्राइस शॉर्ट टर्म में रिजिड होते। तीसरा हमारा रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन को चेंज करना। रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी अगर अच्छा है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो आपने बोला है वही होगा, वही लोग एज्यूम करेंगे, एंटिसिपेट हुआ, एंड दैट्स लीड्स टू कॉस्ट हमारा कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन आपका ख़राब है तो जो आपने कहा वो लोग एज्यूम नहीं करेंगे, अनएंटिसिपेटेड, तो कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा। एंड चौथा हमारा क्या है, अगर आप प्राइस कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी प्लस कॉन्ट्रैक्टिव फिस्कल पॉलिसी अपनाना होगा। तब आप प्राइस को कंट्रोल कर पाएंगे, इन्फ्लेशन कम कर पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? सो दिस इज ओवरऑल द टॉपिक ऑफ आवर दिस लेक्चर। और इस तरीके से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ये हमारा समाप्त हो। समझ रहे हो? अब आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा होगा, जो अभी मैंने बताया इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हाँ है ना? तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी तरीके से। अगर आपको इस समझ में आया तो प्रीवियस ईयर जो सेमेस्टर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं कभी और फिर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।